आज क्यूरियस पंथी बताएगा आपको कि क्या है देजा वू। आप पहली बार किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आसपास देखते हैं तो आपको वो जगह जानी पहचानी लगती है, जबकि आप वहां पहली बार गए होते हैं। इसे कहते हैं देजा वू। देजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है पहले से ही देखा गया। इसमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ अभी जो भी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, लेकिन वो कब, कैसे, कहां और किस वक्त हुआ इसका पता नहीं चलता है और कभी कभी तो यकीन भी नहीं होता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि देजा वू एक असाधारण संदर्भ है, यानी कि पिछले जीवन के अनुभव। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक इसे दिमाग के न्यूरॉन्स का खेल मानते हैं, जिससे गलत बातें जुड़ती और सामने आती हैं। एक अंदाजा ये भी है कि देजा वू दिमाग का खेल है। देजा वू कैसे और क्यों होता है? पूरी दुनिया की 60 से 80% आबादी को देजा वू का अनुभव होता है, लेकिन आखिरकार ये होता कैसे है? आपको हैरानी होगी कि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसा अचानक ही होता है और बस थोड़े से समय के लिए होता है, और इसके बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वैज्ञानिक आराम से एक जगह बैठकर किसी पर रिसर्च नहीं कर सकते। वैसे तो देजा वू से जुड़ी कई थियोरीज हैं, लेकिन हम उनमें से दो सबसे ज्यादा आम के बारे में बात करेंगे। जाना पहचाना, याद आना और पहचान जाना। एक इंसान नए शहर में आता है और पार्क में घूमने का फैसला करता है। वहाँ उसे झील और झील में तैरती हुई बतखें नजर आती हैं और अचानक उसे लगता है कि वो तो यहाँ पहले भी आ चुका है, लेकिन ये तो नामुमकिन है। तो ये होगा हमारा पहला याद आना और पहचान जाना। इस थ्योरी में हमें पता चलता है कि याद रखने के लिए दो प्रक्रिया एक साथ काम करती हैं, याद आना और पहचान जाना। हमारा दिमाग आसपास के वातावरण में लगातार ऐसी चीजें ढूंढता रहता है जो जानी पहचानी हो। जैसे ही कोई ऐसी चीज नजर आती है, हमारा दिमाग उससे जुड़ी पिछली बातों को याद करने लगता है, और ये सारा काम हिप्पोकैम्पस की मदद से होता है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो याद रखने और याद करने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन कभी कभी जब दिमाग पिछली किसी चीज को याद करता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता है कि ये उसने कहां और कब देखी थी, तो उसका मतलब होता है कि दोनों ही प्रक्रियाओं में समानता नहीं है, और तब हमें वो चीज सिर्फ देखी हुई लगती है, लेकिन ये याद नहीं आता कि वो हमने कहां देखी है। इसे कह सकते हैं देजा वू। लेकिन इससे भी ये साबित नहीं होता कि जो चीजें हमने पहले नहीं देखी हैं, उनसे हमें ऐसा एहसास क्यों होता है, और कभी कभी देखी हुई चीजों का भी हमें एहसास क्यों नहीं होता। ये बात आपको शायद हमारी दूसरी थियोरी विभाजित ध्यान के जरिए समझ में आ जाएगी। अब हम उसी पार्क में झूला झूलने के उदाहरण से समझते हैं। जब हम पार्क में किसी एक ही चीज पर ध्यान लगाते हैं, तो बाकी चीजें आसपास से कहीं दूर जाने लगती हैं, और फिर जब अचानक ध्यान हटाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं। हम में से सभी को एक बार ऐसा एहसास जरूर हुआ होगा। जब हम किसी चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान लगा देते हैं, तो यहाँ वहां क्या चल रहा है उससे हमारा ध्यान हट जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि अभी अभी देजा वू हुआ है। तो आपको पता चल गया कि देजा वू क्या होता है। आखिर हम क्यों हंसते हैं? चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था कि हंसी के बिना एक दिन भी बेकार है, तो क्यों ना खुलकर हंसा जाए और क्यूरियस पंथी के वीडियोस को देखा जाए। हंसना ये सिर्फ एक मजेदार काम ही नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों हंसते हैं? कौन सी चीज हमें हंसाती है? हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जिससे हम हंसने लगते हैं? क्या आप हंसी से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के लिए क्यूरियस हैं? तो उनके जवाब आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन पहले हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को सब्सक्राइब कर लें। फिलोसोफर जॉन मॉरियल का मानना है कि पहली बार इंसान तब हंसा होगा जब उसने किसी खतरे से छुटकारा पा लिया होगा। वहीं कई शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि हंसी का मकसद इंसानों के रिश्तों को बढ़ाना और मजबूत बनाना होता है। आइए हंसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हंसी हास्य के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया है। हमें हंसी तब आती है जब हम कोई चुटकुला सुनते हैं, या हमें कोई गुदगुदी करता है, या अगर हम किसी मजाकिया कहानी या घटना पर नजर डालते हैं। इससे आपके ज्यादातर सकारात्मक भाव किसी दृश्य के रूप में नजर आते हैं, जैसे कि खुश रहना, हंसमुख महसूस करना, राहत और खुशी महसूस करना। हंसी के दो भाग होते हैं, इशारों की एक कड़ी और आवाज का होना।
जब हम हंसते हैं तो दिमाग हम पर उन दोनों गतिविधियों को एक साथ संचालित करने के लिए दबाव डालता है, क्योंकि शरीर के कई हिस्सों में यहाँ तक कि हाथ, पैर और ट्रंक की मांसपेशियों में भी बदलाव होते हैं। लेकिन हमारा दिमाग प्रतिक्रिया कैसे देता है? प्रतिक्रिया दिमाग में उत्पन्न होती है। दिमाग की लार्ज फ्रंटल लोब, जिससे हमें सामाजिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का पता चलता है, वो तब बहुत सक्रिय हो जाती है जब हम हंसते हैं। हम हंसते हंसते रोने भी लग जाते हैं। जब हम किसी बात की बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं तो हंसने से हमारा तनाव कम हो सकता है। हंसी के शारीरिक अध्ययन को एक नाम दिया गया है, जिलेटोलॉजी। इतना ही नहीं, मरीजों को ठीक करने के लिए भी हंसी काफी मददगार साबित हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बिना किसी कारण क्यों हंसते हैं? वैसे हम इंसान बहुत अजीब होते हैं और हम कहीं भी कभी भी हंस सकते हैं। कभी कभी हंसना और रोना, वो भी ऐसी जगहों पर जहां हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि लेक्चर के बीच में अचानक हंस पड़ना या फिर किसी के अंतिम संस्कार पर। हम में से किसी ना किसी ने तो ऐसा एक बार अपनी जिंदगी में जरूर किया होगा। लाफ्टर थेरेपी क्या है? ये एक प्रकार की चिकित्सा है जो दर्द और तनाव को दूर करने के लिए हास्य का उपयोग करती है, और इसे हम किसी व्यक्ति की हालत सुधारने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हंसी के व्यायाम, मस्खरेपन, कॉमेडी फिल्में, किताबें, खेल या चुटकुले शामिल होते हैं। तो वास्तव में आपके साथ क्या होता है जब आप एक लाफ्टर वर्कशॉप का हिस्सा होते हैं? एंडोर्फिन केमिकल रिलीज होता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, आपको आराम मिलता है, क्योंकि आपका तनाव और चिंताएं कम हो जाती हैं। क्योंकि हमारा शरीर असली और नकली हंसी के बीच अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए आप जब भी हंसते हैं तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए कुछ मजेदार करते हैं। जरा सा मुंह खोलिए और उसके बाद हंसिए। कोई बात नहीं अगर जबरदस्ती भी लग रही है तो। मुस्कुराते वक्त अपनी भावनाओं पर एक बार जरूर नजर डालें। क्या आपको अब अच्छा महसूस हो रहा है? चलिए आपको एक चुटकुला सुनाते हैं। नॉक नॉक। कौन है? एनी। एनी कौन? एनीथिंग, जिसके बारे में सोचकर आपको अभी के अभी हंसी आ जाएगी। बढ़िया, क्यों हंसी आई ना? आपको देखकर बाकी सब भी हंसने लगते हैं। क्या हो अगर पूरी दुनिया से सारी मधुमक्खियां मर जाएं? कुछ का कहना है कि दुनिया में आग लग जाएगी और कुछ का कहना है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया कैसे खत्म होगी? अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार यदि दुनिया की सभी मधुमक्खियां खत्म हो जाएं, तो इंसान सिर्फ अगले 4 सालों तक ही जिंदा रह पाएगा। डरावना है ना? लेकिन सच भी है। लेकिन मधुमक्खियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? और वास्तव में क्या होगा अगर सारी मधुमक्खियां मर गईं तो? इंसान मधुमक्खियों को लेकर उलझन में रहता है। इनसे हमें शहद तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही ये हमें दर्दनाक डंक भी मार सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये खास क्यों हैं? और अगर सारी मधुमक्खियां मर जाएं तो क्या होगा? खैर, हमें मोम और शहद तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा। दुनिया में मधुमक्खियों की 20,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। वो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स का सबसे खास समूह है और कुछ इस तरह काम करती हैं। मधुमक्खी रस चूसने के लिए फूल पर जाती है। फूल से निकलने वाला पॉलन मधुमक्खी के शरीर से चिपक जाता है। मधुमक्खी फिर उसी पॉलन को दूसरे फूल तक ले जाती है, जिसमें थोड़ा पॉलन उन फूलों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में चिपक जाता है, और इस तरह पॉलिनेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है। कई मधुमक्खियां तो इन फूलों के साथ विकसित होती हैं और फूल उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अगर मधुमक्खियां पॉलिनेशन नहीं करेंगी तो पौधे खत्म हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्लूबेरीज और चेरीज 90% तक मधुमक्खियों द्वारा किए गए पॉलिनेशन पर निर्भर करती हैं। इतना ही नहीं, हर रोज जो हम फल, सब्जियां, बीज और नट्स खाते हैं, उनके उगने में 70% काम मधुमक्खियां ही करती हैं। लेकिन सिर्फ पौधे ही नहीं हैं जो मधुमक्खियों पर निर्भर करते हैं, जानवरों को भी उन्हीं का सहारा है। वो अपने खाने के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर करते हैं। अगर सारी मधुमक्खियां मर जाएं, तो धीरे धीरे जानवर भी नहीं बचेंगे। मधुमक्खियों की वजह से ही कई बीज, फल और बेरीज मिलती हैं, यानी कि ऐसा खाना जो जानवरों के लिए बहुत जरूरी है। इन सभी कारणों की वजह से हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा और उसी से इंसानों की जिंदगियों पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी पर रहने वाले 780 करोड़ लोगों को जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हम जो 3 वक्त का खाना खाते हैं, उनमें से एक मधुमक्खियों की वजह से आता है। आज हमें जो खाना आसानी से मिल रहा है, उसके उत्पादन में धीरे धीरे कमी आने लगेगी और सुपरमार्केट में फल और सब्जियां आधी मात्रा में होंगे। बहुत ही आम सी चीजें जैसे बादाम, सेब, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, खीरे और यहाँ तक कि कॉटन से लेकर अल्फाल्फा के बीज जो डेयरी फीड के लिए उपयोग किए जाते हैं,
और मधुमक्खियों द्वारा पॉलिनेशन से ही मिलते हैं, ये सब गायब हो जाएंगे। जरा सोचिए, ये छोटी सी गड़बड़ हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत ला सकती है और भारी बदलाव आ सकते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार मधुमक्खियां नहीं होंगी तो पौधे नहीं होंगे, ना ही जानवर होंगे और ना ही इंसान। सोचकर डर लगता है ना? इससे भी डरावना यह है कि मधुमक्खियों की तादाद कम होती जा रही है। वैज्ञानिक और मधुमक्खियां पालने वाले लोग छत्तों को बचाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मधुमक्खियों को बचाने का इतना ज्यादा प्रयास कभी नहीं किया गया था। मधुमक्खियों की कॉलोनी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रही है, जिसे कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर कहते हैं, जिसका मतलब है अचानक मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी खत्म हो जाना, और इनमें सिर्फ वही मधुमक्खियां बच रही हैं जो स्वस्थ हैं। मधुमक्खियों की विशाल संख्या हर साल मर जाती है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण इंसानी गतिविधियां हैं। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, इंसानों द्वारा किया गया जलवायु परिवर्तन, मधुमक्खी का खराब पालन और उनके रहने की जगह को ठीक से ना रखना, ये सारे कारण मधुमक्खियों की आबादी को खत्म कर रहे हैं। तो हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? इसकी शुरुआत में हमारी आने वाली पीढ़ियों को मधुमक्खियों और उनसे होने वाले फायदों के बारे में बताना होगा। वो खतरनाक नहीं होती हैं, वो फूलों पर बैठती हैं और तब तक इंसानों पर हमला नहीं करती जब तक उन्हें खतरा महसूस नहीं होता। उनके बारे में जानने से हमें उन्हें और समझने का मौका मिलेगा। चलिए बी फ्रेंडली पौधे लगाने की कोशिश करते हैं। मधुमक्खियों को ढेर सारे पौधों की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपना छत्ता बना सकें। हमें कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और स्वॉर्म्स को बचाना चाहिए। अगर आपको एक नजर आए तो अपने लोकल बी कीपर को बता दें। कम से कम एक छत्ते की देखभाल की जिम्मेदारी भी लें। हम जानते हैं कि इनके डंक से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुँचती है, लेकिन हमें इन प्यारी सी मधुमक्खियों की बहुत जरूरत है, तो इन्हें बचाने की कोशिश जरूर कीजिए। कुदरत का ध्यान आप रखिए और कुदरत आपका ध्यान रखेगी। जिम्मेदार बनिए, अच्छे बनिए और हमेशा खुश रहिए। धुंधले महासागरों, सॉइल इरोजन और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम इंसान ही इस पृथ्वी से गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या समंदर में ढेर सारी मछलियां होंगी? वातावरण में बदलाव के कारण क्या हमारे शहर की इमारतें धूल से भर जाएंगी? आखिर हम सबका नामो निशान मिटने में कितना वक्त लग जाएगा? नहीं पता? तो कोई बात नहीं, क्यूरियस पंथी के पास है इसका जवाब। आइए जानते हैं कि अगर हम इंसान अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। कोयले से उत्पन्न होने वाली बिजली बंद हो जाएगी क्योंकि कोयला डालने वाला कोई होगा ही नहीं। और इतना ही नहीं, इंसानों के बिना हवा और पानी से चलने वाले बिजली घर भी ठप पड़ जाएंगे। अगले दिन बिजली ना आने की वजह से ज्यादातर परमाणु ऊर्जा खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, क्योंकि आगे कोई नुकसान ना हो इसके लिए उनका सिस्टम बहुत सुरक्षित बनाया गया है। लंदन, मॉस्को और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशनों में पानी भर जाएगा क्योंकि टनल्स की देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा, और ऐसा सिर्फ 3 दिनों में हो जाएगा। जू के सभी जानवर बाहर आराम से घूमने लगेंगे क्योंकि उन्हें रोकने वाला बिजली का पिंजरा काम करना बंद कर देगा और फिर वो शहरों में घूमने लग जाएंगे। 10 दिनों के बाद हमारे पालतू जानवरों को जिंदा रहने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पालतू कुत्तों को अब जंगल में ही रहने का तरीका ढूंढना होगा। बिल्लियों का भी यही हाल होगा, लेकिन क्योंकि वो खुद में काफी सक्षम होती है, इसलिए ऐसे माहौल में वो खुद को ज्यादा दिनों तक जिंदा रख पाएंगी। लाखों मुर्गियां, बकरियां और बाकी के जानवर भी मर जाएंगे क्योंकि उन्हें जंगली और मांसाहारी जानवर छोड़ेंगे ही नहीं। बिजली के जाते ही बैक्टीरिया, मोल्ड, कीड़े और सड़ाने वाले पदार्थ उन खाने के सामानों पर लगने लग जाएंगे जो किरानों की दुकानों में रखे होंगे। इसके बाद जब ये सामान खत्म हो जाएगा तो कीड़े और चूहे वगैरह जंगलों में जाएंगे और उनकी आबादी भी तेजी से खत्म होने लगेगी क्योंकि उन्हें जंगली जानवर खा जाएंगे। 1 महीने बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जिस न्यूक्लियर फ्यूल को स्टोर किया जाता है, जिसे पानी की मदद से ठंडा रखा जाता है, वो भी सूख जाएगा। फ्यूल रॉड्स इतनी ज्यादा गर्म हो जाएंगी कि आग लग जाएगी और वो आग न्यूक्लियर फ्यूल तक पहुंचकर बहुत बड़ा धमाका कर देंगी, और ये फुकुशिमा और चिर्नोबिल जैसी बड़ी घटना भी हो सकती है। इसके इलाके में आने वाले पेड़ पौधे और जानवर रेडिएशन की वजह से मर जाएंगे, और जो बच भी गए उन्हें कोई ना कोई जेनेटिक बीमारी हो जाएगी। इंसानों के गायब होने के करीब 25 साल बाद पृथ्वी का करीब 75% हिस्सा हरा भरा नजर आएगा। सड़क के किनारे सिर्फ झाड़ियां ही नजर आएंगी। वहीं खाली पड़ी इमारतों में फूल और पेड़ पौधे उगते हुए नजर आएंगे। पानी के किनारे बड़ा शहर तो पूरी तरह से डूब जाएगा, और जो पानी के जहाज डूब गए थे वो पानी के अंदर नई कोरल रीफ्स का घर बनाएंगे। करीब 30 सालों के बाद जिन सैटेलाइट्स को हमने अंतरिक्ष में भेजा था वो पृथ्वी पर आकर टकरा जाएंगी। हमारी मौजूदगी के बिना भी अगले 25 सालों तक ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी। पृथ्वी का तापमान 0.6 हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी पर्यावरण में काफी सुधार आएगा।
अगले 60 सालों तक हम इंसानों ने जो समंदर के जीवों को नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई होने लग जाएगी। 150 सालों में सबसे विकसित शहरों में भी पौधे, धूल और मिट्टी ही नजर आएगी। कई शहर पूरी तरह से दफन हो चुके होंगे। लंदन फिर से दलदली शहर बन जाएगा और वैंकूवर जैसे शहर की इमारतें बर्फ जमने की वजह से देखने में किसी कंकाल जैसी नजर आएंगी। लास वेगस और दुबई जैसे शहर रेत में धंसे नजर आएंगे, यानी प्रकृति का जो था उसे वैसा ही मिल जाएगा। 230 सालों में इंसानों के ना रहने के बाद जो वनस्पति हुई है उसकी वजह से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। इंसानों के अस्तित्व की सिर्फ एक ही निशानी रह जाएगी और वो होगी स्टील और प्लास्टिक। 300 सालों के बाद धातु से बना आईफिल टावर और स्टील ब्रिजेस देख रेख न होने की वजह से जंग खाकर बिखर जाएंगे। इंसानों के गायब होने के 500 साल बाद पूरी दुनिया के जंगल काफी हरे भरे नजर आएंगे जो 10,000 साल पहले हुआ करते थे। कुदरती दुनिया इंसानों के अस्तित्व की हर एक चीज को मिटा देगी। 10,000 सालों के बाद इंसान के अस्तित्व की दुनिया को याद रखने के लिए एकमात्र चीज जो होगी वो है चट्टान पर नक्काशीदार कुछ कलाकृतियां, जैसे कि माउंट रशमोर या शायद पिरामिड, जो कई 100,000 साल तक ऐसे ही रह सकते हैं। हालांकि 25,000 साल बाद भी हम इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक के निशान नजर आ सकते हैं, लेकिन 500 लाख साल के बाद इनका भी नामो निशान खत्म हो जाएगा। वैसे तो हम पल में ही यूं गायब नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने ग्रह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारी वजह से पूरी दुनिया में काफी प्राकृतिक बदलाव आए हैं। मानवता यहाँ हमेशा नहीं रहने वाली और ना ही हम रहने वाले हैं। हमने ये तो जान लिया कि हमारे बिना दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथ ही हमने ये भी जाना कि हमारे बिना भी ये चल सकती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।